exam it is here. So today in this session I am going to discuss about Indian polity and this will be the first lecture. So today in this lecture आज जो मैं आपको बताऊंगा, first of all as this is the first lecture we will discuss about making of the Indian Constitution and secondly composition of the Constituent Assembly. ठीक है. So देखिए when we discuss about our constitution तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, we have to understand how was our constitution formed. Okay? अब देखिए constitution जब formation का बात हुआ था, first of all the point you should remember is ये जो idea था ना that we have to form a constitution and for forming a constitution आपको एक constituent assembly चाहिए होता है जो कि इसको frame करता है. तो इस constituent assembly को form करने का जो idea था it was given by M.N. Roy. Okay? And he was a pioneer of the communist movement in India. So you have to remember about him. So this is a very important point कि M.N. Roy ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था और ये कौन से साल में दिया था ये भी आपको रिमेंबर करना है. In 1934 as I have already mentioned. Now second point as I am discussing is कि बाद में क्या हुआ ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में it officially demanded a constituent assembly to frame the constitution of India. So first of all the idea was given by M.N. Roy and in 1935 Indian National Congress also officially demanded for the constituent assembly. Right? Now third point you should remember is 1938 में फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने on behalf of Indian National Congress declared कि जो constitution बनेगा that the constitution must be framed without outside interference by a constituent assembly. मतलब उसमें कोई बाहरी दखल नहीं होना चाहिए. राइट? सो उसमें कोई बाहरी दखल मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था कि द ब्रिटिश का कुछ बाहरी दखल नहीं होना चाहिए. राइट? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ब्रिटिश लोगों ने क्या हुआ था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था बट बाद में उन्होंने मान लिया था which is also known as August Offer of 1940. तो 1940 में उन्होंने इसको मान लिया था एंड लेटर ऑन देखिए 1942 में फिर क्या हुआ. इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स a member of the cabinet came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल बिकॉज 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक वो प्रपोजल लेके आए थे एक्चुअली एंड इन दिस प्रपोजल इट वाज मेंशन दैट कि जो ये फॉर्मेशन होगा ना राइट तो फ्रेमिंग जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंडिपेंडेंटली होगा लेकिन ये कब होगा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू क्योंकि उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी चल गया था तो उनको इंडिया का हेल्प चाहिए था एंड उन्होंने मतलब एक मतलब इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मतलब चलिए आप लोग हमें हेल्प कीजिए और हम लोग आपको आफ्टर द वर्ल्ड वॉर आप लोग को ये इंडिपेंडेंस दे देंगे कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फॉर्म कर सकते हैं. तो दिस वाज व्हाट वाज द स्टैफर्ड क्रिप्स प्रपोजल. ओके चलिए सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. सो इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन. अब देखिए जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसमें द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड हाउ मेनी मेंबर्स, 389. ओके देयर वर 389 मेंबर्स. नाउ from these 389 members there are two divisions made. One is partly elected and second one is partly nominated. Now what are these partly elected means? Partly elected मतलब वो वाले एरिया those are British ruled. Okay तो मैं simply BR लिख रहा हूँ. So these are British ruled area. Now partly nominated means these are princely states. So I am simply writing princely states. तो princely states और ब्रिटिश जो रूल्ड एरिया है उन दोनों में कंटेस्ट हुआ और इसमें पार्टली जो इलेक्टेड मेंबर है उसमें से
296 को मेंबरशिप मिला, राइट। 296 वेर पार्टली इलेक्टेड एंड 93, ये फिगर आपको याद रखना है, 93 वेर व्हाट, दे वेर नॉमिनेटेड। ओके, दे वेर नॉमिनेटेड फ्रॉम वेयर, प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो राजा महाराजा थे वहां से। अब देखिए, मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना है, 389 टोटल मेंबर्स, और उसमें से पार्टली इलेक्टेड 296 एंड पार्टली नॉमिनेटेड 93। इफ यू ऐड दिस टू, यू आर गेटिंग 389। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। नाउ अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गया। द इलेक्शन फॉर द 296 सीट्स वे हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 1946। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तो एक फॉर्मेशन बन गया कि पार्टली इलेक्टेड जो है उनमें से क्या होगा, 296 मेंबर रहेंगे और पार्टली नॉमिनेटेड में 93 होंगे। अब देखिए, इलेक्शन तो कराना है, राइट। नाउ फॉर दिस 296 सीट्स जो इलेक्शन हुआ, उसमें देखिए 3 हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टीज को जो आपको इलेक्शन में उनको सीट्स मिला। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और एक मैंने बोला है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे इंडिपेंडेंस के, राइट। तो अभी देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ इन दिस इलेक्शन, आउट ऑफ द 296 सीट्स, 208 seats were taken by इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब 73 सीट्स किसको मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिला, एंड ये जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंस है इनको 15 सीट्स मिला। ओके, दे गॉट 15 सीट्स, राइट। तो ये तो बात हो गया जो 296 सीट्स है, इसके ऊपर बात हुआ। ये कब हुआ इलेक्शन, इन 1946। नाउ when we talk about the remaining 93 seats which were allotted to the princely states, अब उनका आप सोचोगे कि उनका इलेक्शन भी तो हुआ होगा, उनको क्या क्या होगा, बट 93 सीट्स का जो ये आपका नॉमिनेटेड जो प्रिंसली स्टेट्स का था, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि दिस 93 सीट्स allotted the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। तो उन्होंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया कि दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनना है फिलहाल। तो इसीलिए 93 जो पार्टली नॉमिनेटेड के लिए रखा गया था वो खाली ही रह गया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। होप आपको जितना बताया है वो समझ में आया होगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगा कि आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट इसी के साथ मिलता रहेगा। सो चलिए, आपको मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 2 पे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।